हेलो फ्रेंड्स, डेट है 1 जुलाई 2025 और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल हमारा क्या है? हमारा पहला आर्टिकल कि भारत ने क्यों एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। वाई इंडिया रिफ्यूज टू साइन जॉइंट स्टेटमेंट एट एससीओ। एससीओ समिट हुआ था, इसमें इंडिया ने जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है, संयुक्त घोषणा पत्र होता है, उस पर साइन क्यों नहीं किया, इससे रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल है। आपको हेडिंग समझ में आ गई है? हेडिंग क्या कह रही है, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन क्यों नहीं किया। कौन सी जॉइंट स्टेटमेंट? एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट। कोई भी समिट होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है। जितने भी उसमें मेंबर शामिल होते हैं, जितने भी देश शामिल होते हैं, जितने भी मेंबर शामिल होते हैं, वो सब मिलाकर एक जॉइंट स्टेटमेंट पारित करते हैं। उस जॉइंट स्टेटमेंट में जितने भी मेंबर होते हैं सबका साइन होता है। तो उसके बाद में वो कहा जाता है कि ये इस समिट का कंक्लूजन था, रिजल्ट था। जैसे G20 का समिट होता है, G7 का समिट होता है, ऐसे किसी भी कोई भी देशों का समिट हो, उसके बाद में सारे देश मिलकर फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और उसके बाद में वो जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर जो एससीओ का समिट हुआ था उसमें भी एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जानी थी, बट कुछ रीजन की वजह से इस पे इंडिया के द्वारा साइन नहीं किए गए थे। अब इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि रीजन है क्या और मुद्दा क्या था। आप सबने देखा होगा कि एससीओ का जो अभी मिनिस्ट्रियल लेवल का जो समिट है वो कहाँ पर हो रहा था? चाइना में हो रहा था। हमारी ओर से कौन शामिल हुआ था? राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। राजनाथ सिंह जी शामिल हुए थे। कौन है ये डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री है ये जॉइंट स्टेटमेंट के, ये एससीओ के समिट में शामिल हुए थे। और ये एससीओ का मंत्री लेवल का समिट था, मिनिस्टर लेवल का समिट था। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अध्यक्ष लेवल का समिट। उसमें कौन शामिल होता है? उसमें राष्ट्रपति जी शामिल होते हैं, परंतु ये मिनिस्टर लेवल का था इसलिए मंत्री शामिल होते, राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए थे। इस दौरान क्या होता है कि भारत चाहता था कि एससीओ का जो फाइनल कंक्लूजन निकले, जॉइंट स्टेटमेंट हो, उसमें पहलगाम का जिक्र हो, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसका जिक्र हो। परंतु एससीओ को होस्ट कौन कर रहा था? होस्ट है वो चाइना द्वारा किया जा रहा था, और चाइना है वो पाकिस्तान का ऑफिशियल पापा है, तो वो तो इसके खिलाफ कभी जाएगा नहीं, इसलिए चाइना ने इसको कभी इसमें डाला ही नहीं। चाइना ने एससीओ का जो फाइनली जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो नहीं होना चाहिए, या पहलगाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है इस जॉइंट डिक्लेरेशन में इन्होंने नहीं डाली। किसने? चाइना ने, क्योंकि चाइना होस्ट कर रहा था और चाइना की जिम्मेदारी थी कि इस कोई भी बात है वो किस में रखनी है किस में नहीं रखनी, ये जिम्मेदारी थी चाइना की। तो चाइना ने ऐसा नहीं किया। अब चाइना ने ऐसा न करके इसकी जगह क्या कर दिया, हमारी ओर हम क्या चाहते थे कि भाई पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको एससीओ में शामिल करो, एससीओ का जो जॉइंट डिक्लेरेशन हो उसमें शामिल करो। परंतु चाइना है इसको शामिल न करके, ये जो पहलगाम अटैक था इसको शामिल न करके बलूचिस्तान में जो ट्रेन को हाईजैक किया था ना उसको शामिल कर देता है। फिर से मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में, एससीओ का समिट हो रहा था, कहाँ हो रहा था? चाइना में। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान से भारत की ओर से राजनाथ सिंह है वो शामिल होते हैं। भारत चाहता था कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसको आप है वो शामिल करो इसको शामिल करो। किस में शामिल करना है? एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में इसको शामिल करो। परंतु इसको होस्ट कौन कर रहा था? होस्ट कर रहा था चाइना। ये जो एससीओ का जॉइंट स्टेटमेंट था, जॉइंट एससीओ का जो समिट था, इसको होस्ट कौन कर रहा था? इसको चाइना होस्ट कर रहा था। अब ये चाइना की जिम्मेदारी थी कि कौन सी बात को इसमें शामिल करना है और कौन सी बात को शामिल नहीं करना है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? चाइना की थी। चाइना है वो पहलगाम टेरर अटैक को इसमें शामिल नहीं करता है। चाइना, क्योंकि चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए चाइना है वो पहलगाम अटैक को एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल नहीं करता है। इसकी जगह पर बलूचिस्तान में जो टेरर अटैक हुआ था, यानी कि ट्रेन हाईजैक की थी, उसको शामिल कर दिया था। अब इंडिया जैसे ये जॉइंट स्टेटमेंट देखता है, इंडिया इससे ऑफेंड हो जाता है। इंडिया कहते हैं कि भाई ये तो आप है ना बलूचिस्तान में जो टेरर अटैक हुआ था उसको तो शामिल कर ही नहीं रहे हो,
और एक तरीके से एससीओ है वो टेरर अटैक को कम करने की बात करता है, आतंकवाद विरोधी भी बात करता है। तो अब आतंकवाद विरोधी बात करते हो और यहाँ पर आप हमारे देश में इतना बड़ा अटैक हुआ है, निर्दोष लोगों की जान ले गई है, ठीक है, तो आप इस बात को शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? तो इंडिया इस बात के खिलाफ हो गया और इंडिया ने फाइनली ये जो जॉइंट स्टेटमेंट था इस पे साइन नहीं किया। अब एससीओ में क्या रूल है? एससीओ में ये रूल है कि जब तक जितने भी देश शामिल हैं, जितने भी इसमें देश शामिल है, सारे के सारे इस पे साइन नहीं कर देते, तब तक कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट है वो पास नहीं होगा। जब तक सारे देश है इस पे साइन नहीं कर देते तब तक ये जॉइंट स्टेटमेंट है वो पास नहीं होगा। अब इंडिया साइन नहीं करता है तो ये जॉइंट स्टेटमेंट है वो पास नहीं होता है। चाइना इससे खींच जाता है, खींच जाता मतलब गुस्से में हो जाता, भाई इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है, इंडिया वो साइन करने से मना कैसे कर सकता है। चाइना इससे गुस्से में हो सकता है, पर गुस्से में होकर भी हमारा क्या उखाड़ लेगा, हो जाओ गुस्से में, हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये तो था मुद्दा। अब मुद्दे के बाद में बात करते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा, ये चीज़ों के बारे में, एससीओ के बारे में देख लेते हैं, इन चीज़ों पे जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी है, एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, यहाँ पर संयुक्त घोषणा पत्र जॉइंट डिक्लेरेशन था, उस पर हस्ताक्षर करना था, परंतु इंडिया है वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। एससीओ में कोई भी फैसला तभी लिया जा सकता है जब सभी देश है वो उस पर सहमत हो, फुल कंसेंसस हो, तभी जाके वो साइन हो सकता है, तभी जाके वो पास हो सकता है। परंतु यहाँ पे फुल कंसेंसस नहीं था, इंडिया विरोध कर देता है। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको कहीं लिख दो, मेंस में कहीं भी आप उपयोग में ले सकते हो। जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखना हो, इंडिया के वसुधैव कुटुंबकम के बारे में लिखना हो, तब आप ये लाइन लिख सकते हो। लाइन क्या है? लाइन है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस लाइन का उपयोग आप कर सकते हो। लाइन क्या है? भारत ने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिद्धांत पर वैश्विक समस्याओं के समाधान की बात दोहराई। ये आप लाइन लिख सकते हो। लाइन कहां पर लिख सकते हो? मेंस में जब लिखना हो कि भारत है वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत है वो हमेशा शांति की बात करता है, और भारत का मानना है कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि पूरी पृथ्वी एक है, सब परिवार की तरह है, उनका भविष्य भी है वो कॉमन है। इस सिद्धांत पर भारत है वो बात करता है कि इस सिद्धांत को अपनाकर विश्व में जितनी भी समस्याएं चल रही है, ग्लोबल लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। इस लाइन को एज इट इज आप पेस्ट कर सकते हो, यहां से कॉपी करो और मेंस में पेस्ट कर दो। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिद्धांत को अपना कर ही वैश्विक समस्या है जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, यहां से उठाओ और वहां जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, साथ ही साथ में भारत बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है, भारत इस पर भी फोकस करता है। ठीक है, इस लाइन को आप एज इट इज पेस्ट कर सकते हो मेंस के दौरान। एससीओ क्या है? एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक बार याद करो, फिर से दोहराओ, जहां पर बैठे हो अपने ही जगह पर बैठ के बोलो, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अपनी जगह पर बैठ के जोर से बोलो, आवाज है वो दिल्ली तक जानी चाहिए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलो। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जोर से बोलो, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बोल दिया आपने, जोर से बोला, दिल्ली तक आवाज भी गई। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2001 में, 2001 में स्थापना हुई थी। जोर से बोलो, 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है क्या? जोर से बोलो, अब आ रही है? हेलो, परंतु आपकी आवाज है वो मेरे तक नहीं आ रही है। जोर से बोलो। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इतना जोर से बोलो मेरे पास आवाज आई। स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। जोर से बोलो, स्थापना कब हुई थी? एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। 3-4 बार बोलो, माइंड में बैठ जाएगा, रट लिया जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने घूम रहा होगा, बोलो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सो कब हुई थी? शंघाई सम्मेलन में। शंघाई सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में स्थापना हुई थी, शंघाई सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसे शंघाई 5 कहा जाता था। शंघाई 5 क्यों कहा जाता था? इसमें पहले स्टार्टिंग में 5 ही देश थे। जोर से याद करने की कोशिश, जोर से बोलो।
एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। शंघाई सम्मेलन के दौरान 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसे शंघाई 5 कहा जाता था। पहले इसे शंघाई 5 कहा जाता था। पहले इसे शंघाई 5 कहा जाता था। याद रहेगा शंघाई 5 क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले इसमें 5 ही देश शामिल थे। पहले इसमें 5 ही देश शामिल थे। स्टार्टिंग में भारत नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, स्टार्टिंग में केवल चाइना, रसिया यही देश शामिल थे, इसलिए इसे शंघाई 5 कहा जाता था। ठीक है, स्थापना 2001 शंघाई 5 कहा जाता था। अब कौन कौन से देश है याद करने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो। चाइना 1, रूस 2, कजाकिस्तान 3, किर्गिस्तान 4, तजाकिस्तान 5, भारत 6, पाकिस्तान 6, 7, उज्बेकिस्तान 8, ईरान 9, बेलारूस 10। शंघाई कॉरपोरेशन संगठन 2001 10 देश शामिल थे। 10 देश कौन से थे? जोर से बोलो। 10 देश कौन कौन से थे? एक बार जोर से बोलो, कौन कौन से थे? पहला चाइना 1, दूसरा रूस 2, तीसरा कजाकिस्तान 3, चौथा किर्गिस्तान, पांचवा ताजिकिस्तान, छठा भारत, सातवां पाकिस्तान, आठवां उज्बेकिस्तान, नौवां ईरान, 10वां बेलारूस। याद रहेगा? 10 देश याद रहेंगे। देखो इसमें कौन कौन से देश नहीं है? कोई भी वेस्टर्न कंट्री शामिल नहीं है, नहीं है। जापान वगैरह शामिल नहीं है, नहीं है। सऊदी अरेबिया शामिल नहीं है, इराक शामिल नहीं है, इजराइल शामिल नहीं है, ये देश शामिल नहीं है। चीन यस, रूस यस, कजाकिस्तान यस, किर्गिस्तान यस, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। कोई भी पूछे अमेरिका वगैरह ये सारे देश शामिल नहीं है। जापान वगैरह ये सारे देश शामिल नहीं है। भारत की ओर के बांग्लादेश वगैरह शामिल नहीं है, बांग्लादेश शामिल नहीं है, श्रीलंका शामिल नहीं है। 10 देश है, रट लो। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से देश शामिल है इसमें? चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। देखो ऐसे याद करने की कोशिश करो। एक तो है रसिया, और रसिया के आसपास के देश। ये जो रसिया है इसके आसपास के देश कौन कौन से हैं? ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये रसिया के आसपास के हैं। बेलारूस। फिर आता है चाइना, चाइना के आसपास के देश कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो रसिया और भारत के, और फिर पाकिस्तान के आसपास का ईरान, ये देश ही इसमें शामिल है। ईरान, पाकिस्तान, भारत, चाइना ये अपनी ओर से हैं। फिर रसिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये देश शामिल है इसमें। ठीक है, 10 देशों को याद रखना है, भूलना मत, याद रखने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? शांति लाना, सहयोग करना। ठीक है, कोई बात नहीं, शांति सहयोग लाएंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट क्या है? स्पिरिट भी नहीं याद रखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, स्पिरिट भी सेम है। स्पिरिट में क्या है? साझा विकास करना, बराबरी की सलाह देना, आपसी विश्वास रखना। पहले 5 ये थे, ये देख लो। चाइना था, रूस था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान, ये 5 ऊपर वाले। भारत बाद में ऐड हुआ, पाकिस्तान बाद में हुआ है, ईरान बाद में हुआ है, ये बाद में ऐड हुआ। पहले 5 थे, अभी 10 है। ठीक है, बात करते हैं एससीओ का महत्व क्या है, एससीओ का सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एससीओ का सिग्निफिकेंस क्या है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी क्षेत्रीय संगठन होते हैं, जो भी इंटरनेशनल क्षेत्रीय संगठन होते हैं, वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मल्टीलेटरल ग्रुप होते हैं, वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो सकते हैं। तो वहां पर ये सारी बातें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मेंस में ये सारी बातें कॉपी पेस्ट की जा सकती है कि भारत के लिए ये क्षेत्रीय संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। तो वहां पे आप लिख सकते हो, एक तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए। रीजनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि भारत में जो आसपास के देशों से आसपास में क्या क्या समस्या आती है, तो आप खुद देख सकते हो। एक तो आती है आतंकवाद की समस्या, टेररिज्म की समस्या। तो ये जो रीजनल ग्रुप होते हैं, ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, ये आतंकवाद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर इतनी बात याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो याद रह ही सकती है। अगर कोई भी यूपीएससी में मेंस इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए जो ग्रुप होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। पर आगे क्या लिख सकते हो, आसपास के देशों से जो भी टेंशन होती है, जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि आतंकवाद रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंटी टेररिज्म की प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ काम कर सकता है। ये सारे देश मिलकर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो मेंस में। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, सामाजिक और आर्थिक सहयोग, सोशियो इकोनॉमिक टाइज। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि आसपास के देश मिलके सामाजिक और आर्थिक सहयोग, सोशियो इकोनॉमिक टाइज बना सकते हैं। ज्यादा याद नहीं रही तो भी कोई दिक्कत नहीं,
बेसिक बात तो याद रही सकती है आपको मेंस के लिए। क्या रह सकती है? एक तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, रीजनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और सामाजिक और आर्थिक सहयोग के लिए जरूरी है। ये बात याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे आप कुछ तुक्के भी मार दोगे तो भी काम चल जाएगा, पर इतनी तो याद रखना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। रीजनल कनेक्टिविटी मतलब भारत है वो आसपास के देशों से कनेक्टिविटी स्थापित कर सकता है। कनेक्टिविटी कैसे स्थापित की जा सकती है? अलग अलग मार्ग डेवलप करके, अलग अलग कॉरिडोर डेवलप करके। भारत है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को छोड़ के ईरान के साथ होते हुए अफगानिस्तान के साथ में व्यापार कर सकता है, यहां से होते हुए मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है, यहां से होते हुए यूरोप के साथ व्यापार कर सकता है। ये रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर करते हैं। इससे क्या होता है? ट्रेड डेवलप होता है, ट्रेड बूस्ट होता है, तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है दोनों में हमें फायदे देखने को मिलेंगे। भारत का व्यापार है और भी देशों के साथ बढ़ेगा। तो ये सारी बातें मेंस में लिखी जा सकती है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए आवश्यक है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। ये अगर याद रहे तो रख लो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये क्या है? ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? चाइना क्या करता है कि अपने देश से होते हुए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, साथ ही साथ यूरोप के देशों में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट चला रहा है। चाइना का ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू चाइना आसपास के देशों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसी के उत्तर में इसको काउंटर करने के लिए भारत ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी सहायता से भारत है वो अलग अलग देशों के साथ में व्यापार स्थापित करेगा। जैसे कि भारत है वो ईरान पे चाबहार पोर्ट बना रहा है, चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट से होते हुए भारत अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से आसपास के जो देश है वहां पर व्यापार स्थापित करेगा और फिर यूरोप तक जाएगा। ये सारी चीजें की जा सकती है। और क्या फायदा मिल सकता है? ये फायदा अलग है कि डॉलर के बिना व्यापार कर सकते हो। यूएसए है वो अपने डॉलर के दम पर सारे देशों को धमकाता रहता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं डॉलर के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यूएसए है वो धमकाता रहता है। अब यूएसए को ठिकाने पे लाने के लिए, यूएसए को उसकी औकात दिखाने के लिए बिना डॉलर के व्यापार करना जरूरी है। तो भारत है वो रसिया के साथ में बिना डॉलर के व्यापार कर रहा है, ईरान के साथ में बिना डॉलर के व्यापार कर रहा है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब भारत की इन देशों के साथ में अच्छी पॉलिसीज होगी, अच्छा जुड़ाव होगा, अच्छा लगाव होगा, तभी जाके भारत है वो बिना डॉलर के व्यापार कर सकता है। तो ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं ये इसमें भी मदद करते हैं। तो ये सारे पॉइंट है वो एससीओ के लिए जरूरी नहीं, कोई भी संगठन के लिए क्वेश्चन आए तो वहां पर ये बातें लिख सकते हो। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक और आर्थिक सहयोग के लिए जरूरी है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है, बिना डॉलर के व्यापार के लिए जरूरी है। ट्रेड इन नेशनल करेंसी, ये बातें याद रखने की कोशिश करना। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इम्पॉसिबल टर्म्स है, बहुत लॉजिकल चीजें समझ नहीं आ रही, याद नहीं हो रही, नहीं, बेसिक चीजें हैं, याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगी। मतलब रटने वाली भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात यूनिक नहीं है जो आप रटोगे। क्या लिखना है? क्षेत्रीय सुरक्षा, सबको याद है यार, क्षेत्र में सुरक्षा करनी है, सामाजिक सहयोग करना, आर्थिक सहयोग करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, डॉलर के बिना व्यापार करना है। बिल्कुल आसान पॉइंट है। ऐसे सोचने बैठोगे तो याद नहीं आएगा, बट ऐसे सोचो, आम आसपास में घूमते हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो, तब सोचते रहो, नहीं यार भारत है वो कैसे बेहतर कर सकता है, क्षेत्रीय संगठन कैसे मदद कर सकते हैं। ऐसे सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। आंखें बंद करके सोचोगे तो आपको सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। ठीक है, ये आर्टिकल खत्म हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है गावी के बारे में। गावी क्या है? गावी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीन के लिए और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप किया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है, इसके लिए एक ग्लोबल अलायंस है। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए एक ग्लोबल अलायंस है। गावी की फुल फॉर्म याद रखना, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखना। जहां पर बैठे हो जोर से चिल्लाओ, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जोर से चिल्लाओ, याद रह जाएगी। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सरकार भी शामिल है और जो निजी क्षेत्र होता है वो भी शामिल है, ये दोनों मिलकर कहीं पे काम करता है, तो इसे कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो गावी है वो पीपीपी मॉडल पर आधारित है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। यह सार्वजनिक और निजी भागीदारी का गठबंधन है जो कि
टीकाकरण को बढ़ावा देता है। काम क्या करता है? वैक्सीनाइजेशन को बढ़ावा देता है, वैक्सीन लगाने पर प्रमोट करता है कि सारे देशों की जो गरीब जनता होती है, जो पीड़ित जनता है, जो अलग अलग बीमारियों से लगातार जूझती आ रही है, उनको कैसे भी करके टीकाकरण करना ताकि उनसे जो बीमारी है उनसे मुक्त करना है। ठीक है, कौन कौन इसके साझेदार है? गावी के बारे में बात कर रहे हैं। गावी की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। कौन कौन से इसके पार्टनर है, मतलब इसकी हेल्प कौन करता है? क्या ये सारे काम अकेला करता है? नहीं, इसकी हेल्प की जाती है। किसके द्वारा इसकी हेल्प की जाती है? WHO के द्वारा की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी हेल्प करता है, यूनिसेफ इसकी हेल्प करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसकी हेल्प करता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, ये भी इसकी हेल्प करती है। तो कौन कौन करता है? WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन है, ये भी इसकी हेल्प करता है। तो ये चार इसके साझेदार है, इसको याद रखना। गावी के बारे में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। WHO, यूनिसेफ और गेट्स फाउंडेशन है, वो इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, पैसे वगैरह देने में हेल्प करते हैं। मिशन क्या है? नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना भी बेसिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रभाव है? नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीजें नहीं देखोगे तो भी चलेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, सो इंपॉर्टेंट, याद रखने की कोशिश करना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज है, उनका हेडक्वार्टर है, सो इंपॉर्टेंट, तो याद रखने की कोशिश करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है अमृत मिशन के 10 वर्ष है वो पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? नेक्स्ट आर्टिकल है अमृत मिशन के 10 वर्ष है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन क्या है? अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अमृत मिशन है वो, इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015, 25 जून 2015, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट याद मत रखो, चलेगा, 2015 ही याद रख लो, 2015 ही याद रख लो। अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। यह भारत का पहला जल केंद्रित वोटर फोकस्ड शहरी मिशन है। जल केंद्रित यानी कि जल पर फोकस करता है, जल पर फोकस किया हुआ शहर का पहला मिशन था। क्या इससे पहले वाटर को फोकस करते हुए भारत का कोई मिशन नहीं था? जी नहीं, स्पेसिफिक वाटर को फोकस करते हुए भारत का कोई मिशन नहीं था। तो अमृत मिशन है वो भारत का पहला जल केंद्रित वाटर फोकस्ड शहरी मिशन था। ये लाइन एज इट इज याद रखना। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एज इट इज लाइन उठा के पूछ लेगा, अमृत भारत क्या भारत का पहला जल केंद्रित वाटर फोकस्ड शहरी मिशन था? क्या ये पॉइंट स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एज इट इज लाइन पूछी जाएगी, आपको वो स्टेटमेंट करेक्ट करके आना है। ठीक है जी। इसके बाद में शुरू होता है अमृत 2.0। 2015 में शुरू हुआ था अमृत मिशन। अब हर चीज का 2.0 का तो है ही। मूवी भी दो बार बन रही, जैसे पुष्पा बनी, पुष्पा 2 बनी, बाहुबली 1 बनी, बाहुबली 2 बनी, क्योंकि पैसे कमाने हैं। 1 से पैसे नहीं मिलते हैं तो 2 से कमा लेते हैं। इसलिए जैसे मूवी भी 2 बार बन रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो मिशन वगैरह होते हैं इसको भी 2.0 के नाम से लॉन्च कर देते हैं। क्यों? सुरक्षा बरतने के लिए। कुछ तो जनता को दिखाना पड़ेगा कि मोदी जी काम कर रहे हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट वगैरह काम कर रही है, तो कहां से सुरक्षा आएगी? सुरक्षा यहां से आएगी। इसीलिए लॉन्च कर दिया अमृत 2.0। कब लॉन्च किया गया था इसे? 2021 में लॉन्च किया गया था अमृत 2.0 और 2026 तक ये काम करेगा। ठीक है, 2026 तक काम करेगा। ये जो अमृत 2.0 है ये सारी अर्बन लोकल बॉडीज है, ऑल अर्बन लोकल बॉडीज को कवर करता है। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है उन सबको ये कवर करता है। अमृत मिशन 2015 में शुरू हुआ था, भारत का पहला वाटर फोकस्ड जल केंद्रित शहरी मिशन है। इस लाइन को 2 बार दोहराओ, 5 बार दोहराओ कम से कम। भारत का पहला जल केंद्रित वाटर फोकस्ड शहरी मिशन है, भारत का पहला जल केंद्रित वाटर फोकस्ड शहरी मिशन है। ऐसे 10 बार दोहरा दो। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अमृत 2.0 की शुरुआत 2021 में हुई थी, जो 2026 तक काम करेगी और सारी लोकल बॉडीज को कवर करता है। ठीक है, सारी लोकल बॉडीज को कवर करता है। बात करें अमृत मिशन के बारे में, इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, महत्वपूर्ण लाइन होती है।
नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? शहरी आवास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब इस लाइन को भी 10 बार दोहराओ। अमृत मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, शुरुआत 2015 में हुई थी। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल का मतलब होता है टॉप पर, टॉप पे बैठी है, सब कुछ मैनेज करने का काम कर रही है। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो वो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी है इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री? 10 बार दोहराओ कम से कम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्थापना कब हुई थी? 2015 में। स्थापना 2015 में हुई थी ना, याद है ना? भूल तो थोड़ी गए हो, 2015 को भूल थोड़ी गए हो। गावी के बारे में याद है? अभी गावी पढ़ा था, याद है ना? एसईओ के बारे में थोड़ी भूले हो, अभी पढ़ा था एसईओ को, भूले नहीं ना? तो भूलना मत, एसईओ याद होना चाहिए, गावी याद होना चाहिए। अभी अमृत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमृत की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। मिनिस्ट्री कौन सी है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास मंत्रालय होता है ना, आवास मंत्रालय, भूलना मत, आवास मंत्रालय। मिनिस्ट्री है आवास मंत्रालय। यहाँ आवास देखिए, कंफ्यूज मत होना जाना, यहाँ पे शहर भी लिखा है, तो आवास और शहरी मंत्रालय वही स्टेटमेंट में लिखा होगा, टिक करके आ जाना, बस इतना ही करना है, कोई रॉकेट बनाने नहीं जाना है। ठीक है, याद रहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? याद रखना है, यस याद रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हर घर नल, हर घर नल, सीवरेज तक कनेक्शन। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका टारगेट है कि प्रत्येक घर तक नल होना चाहिए। इसका टारगेट है कि प्रत्येक घर तक पानी जाना चाहिए, साथ ही साथ में सीवरेज की कनेक्शन, मतलब गंदा पानी है उसको निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। हर घर में पीने का पानी होना चाहिए और गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। एंश्योर द एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टैप एंड सीवरेज कनेक्शन। इंग्लिश मीडियम, लाइन याद रखना, एंश्योर टू एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टैप एंड सीवरेज कनेक्शन। याद रहेगा इसको। ठीक है, उद्देश्य क्या है? हर घर जल, सीवरेज कनेक्शन। ठीक है, शहरों का सौंदर्य बढ़ाना, याद रहे ना रहे, बट ऐसे याद रखना कि इसका टारगेट ओनली पानी पहुंचाना नहीं है, इसके साथ साथ में शहरों का मॉडिफिकेशन करना भी इसका टारगेट है। अगर स्टेटमेंट घुमाने के लिए पूछ ले आपसे कि क्या ये ओनली फोकस करती है सौंदर्य बढ़ा, क्या ये ओनली पानी तक फोकस करती है? जी नहीं, ये ओनली पानी तक फोकस नहीं करती है। हर घर में नल पहुंचाता है, सीवरेज का कनेक्शन होता है और पार्क लगाने जैसे काम भी करती है। तो यूपीएससी घुमा के स्टेटमेंट पूछेगी तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, शहरों का सौंदर्य बढ़ाना, ये भी इसका टारगेट है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको भी बढ़ावा देना, जैसे कि पॉल्यूशन को कम करना। अब ये लाइन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर यूपीएससी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगी, क्या ये इसका ओनली यही काम है? तो ओनली यही काम नहीं है, और भी काम ये करता है। ठीक है, इसलिए घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये किस प्रकार की योजना है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो प्रकार की योजनाएं होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है केंद्रीय प्रायोजित योजना होती है, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र योजना। लिख के बता देता हूं, दो प्रकार की योजनाएं होती है। कौन कौन से दो प्रकार है? एक होती है केंद्रीय प्रायोजित योजना, जिसको हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरी होती है केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इस दोनों में अंतर क्या है? केंद्रीय प्रायोजित स्कीम होती है ना, प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर्ड करने वाला क्या कहता है? कोई भी किसी को स्पॉन्सर्ड करता है। ठीक है, जैसे कपिल शर्मा का शो है, उसको कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा है, तो इसका काम थोड़ी कि कपिल शर्मा के शो को चलाना, नहीं, उसका काम है कुछ पैसे देना। तो जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ पैसे है वो केंद्र सरकार दे देती है, कुछ पैसे है वो राज्य सरकार देती है, और उसके माध्यम से काम चलता है। जो भी स्कीम है वो अगर उसके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, मतलब वो प्रायोजित स्कीम है, उसके लिए कुछ पैसे है वो केंद्र सरकार देगी, कुछ पैसे है वो राज्य सरकार देगी। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में कुछ पैसे केंद्र के होंगे, कुछ पैसे राज्य के होंगे, और वही केंद्रीय क्षेत्रीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें सारे पैसे है वो कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। अगर सेक्टर है तो सारी केंद्र सरकार देगी, अगर स्पॉन्सर्ड है तो वो केंद्र सरकार ओनली स्पॉन्सर्ड करेगी, उसका ठेका नहीं ले लेगी। ठीक है, तो ये जो अमृत मिशन है वो कैसी है? ये केंद्रीय प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखना।
प्लीज मत भूलना। अमृत मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। 2015 में ये प्रारंभ हुआ था। टारगेट क्या है इसका? हर घर नल, प्रत्येक घर तक नल पहुंचाना, सीवरेज की व्यवस्था करना, पार्क लगाना, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करना, ये सारे इसके काम है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है। स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है? योजना किस प्रकार की? केंद्रीय प्रायोजित, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। शहर और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी, भूलना मत। ठीक है। 500 शहरों को टारगेट किया गया है। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। जो काम की चीजें हैं प्लीज उसको याद रख लेना, प्लीज याद रख लेना, भूलना मत। गावी के बारे में याद है? गावी थोड़ी भूल गए हो, हमें भी तो याद रख लो, भूले थोड़ी ना हो। तो उनको मत भूलना, गावी को। ठीक है। एसईओ को भी मत भूलना। एसईओ में कितने देश है? 10 देश है, भूलना मत। गावी क्या करती है? गावी वैक्सीन लगाने का काम करती है, भूलना मत। ठीक है। अमृत को भी मत भूलना, अमृत का भी यही काम है, पानी वगैरह का, तो भूलना मत अमृत को ही। ठीक है। अमृत की तरह और अन्य कौन कौन सी स्कीम है इसके अंतर्गत, और कौन कौन सी स्कीम है, जैसे कि जल ही अमृत, अमृत मिशन के तहत और कौन कौन सी इनिशिएटिव है? तो एक है जल ही अमृत, यानी कि जल का सुरक्षित उपचार और पुनः उपयोग, ये एक स्कीम है, जल ही अमृत। दूसरा है अमृत मित्र। दूसरा कौन सा है? अमृत मित्र। इसमें महिलाओं को इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत डीप 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 यहाँ आ जाता है, बहुत डिटेल में हो जाता है, बहुत डीप हो जाता है। ठीक है। अमृत को याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा तो अमृत पे आ जाएगा। यहाँ तो तुक्के भी मारे जा सकते हैं, अमृत में आप तुक्के भी नहीं मार पाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। याद है अमृत? नहीं रखोगे चलेगा, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अमृत ने क्या काम किया ये बात की गई है। ठीक है ना। अब मैं बार बार बोलता हूं, मैं क्यों लिखता हूं ये सारी चीजें? मैं इस वजह से लिखता हूं कि आपको बता सकूं कि ये सारी चीजें काम की नहीं है, इस वजह से सारी चीजें लिख देता हूं। आपको सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो काम की है पढ़ो, काम की नहीं है आगे बढ़ो। ठीक है। मैं पढ़ा लिख देता हूं, मेरा काम है लिखने का, इसलिए लिखने पड़ती है, आपका काम नहीं है, आप मजबूर नहीं हो, तो काम की चीजें पढ़ो। अमृत मिशन के बारे में याद होना चाहिए, नोडल मिनिस्ट्री को याद होनी चाहिए। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? आवास मंत्रालय है, वो याद होना चाहिए। टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में भूमिका निभाई है, इतने पेड़ लगाए, ये सारी चीजें काम की है, तो इतना सारी चीजें काम की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अल्फा जीनोम के बारे में। अल्फा जीनोम के बारे में इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं। इसमें आप 2-3 चीजें याद रखो। सबसे पहले अल्फा जीनोम किसका प्रोजेक्ट है? अल्फा जीनोम किसका प्रोजेक्ट है? क्या ये इसरो का प्रोजेक्ट है? क्या ये नासा का प्रोजेक्ट है? या किसी भारत की कोई बहुत बड़ी एजेंसी का प्रोजेक्ट है? जी नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी है, गूगल का प्रोजेक्ट है। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई? क्या ये इसरो का है, क्या ये नासा का है, ऐसे नहीं बोल के मैं डायरेक्ट ही बोल देता कि ये गूगल का प्रोजेक्ट है। तो मैंने ये घुमा फिरा के क्यों बोला? जब मैं डायरेक्ट रोटी खा सकता था तो मैंने ऐसे घुमा के रोटी क्यों खाई? मैंने इस वजह से ये रोटी खाई ताकि है ना यूपीएससी ऐसे घुमा के लाइन पूछ ली दे कि क्या अल्फा जीनोम है वो भारत की किसी संस्था का प्रोजेक्ट है, इसरो का पूछ ले, नासा का पूछ ले, या किसी और संस्था का पूछ ले, क्या ये उसका प्रोजेक्ट है? तब आपको ये श्योर करना है, ये इंश्योर करना है कि ये भारत का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गूगल का प्रोजेक्ट है। अल्फा जीनोम है वो किसका प्रोजेक्ट है? गूगल का प्रोजेक्ट है। गूगल डीप माइंड का एक नया प्रोजेक्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, जो कि एआई पर आधारित है। अल्फा जीनोम किसका प्रोजेक्ट है? गूगल का प्रोजेक्ट है। ये एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर आधारित है। काम क्या करता है? मानव के डीएनए के बारे में बताता है। अल्फा जीनोम क्या काम करता है? मानव के डीएनए के बारे में बताता है। ठीक है। किसका प्रोजेक्ट है? गूगल का प्रोजेक्ट है, भारत की किसी भी संस्था का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गूगल का प्रोजेक्ट है। ठीक है। एआई मॉडल पर आधारित है, डीएनए में जो भी बदलाव आते हैं उसके बारे में ये बात करता है। अल्फा जीनोम प्रिडिक्ट हाउ म्यूटेशन इंपैक्ट इन डीएनए अफेक्ट आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ को किस प्रकार से डिफाइन करता है, किस प्रकार से म्यूटेशन है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसके बारे में बात करता है। तो सिंपल भाषा में क्या याद रखोगे? अल्फा जीनोम क्या है? एक एआई बेस्ड गूगल का मॉडल है, एआई बेस्ड गूगल का मॉडल है। काम क्या करता है ये काम करता है भविष्यवाणी का। किसके बारे में भविष्यवाणी करता है? डीएनए में कोई बदलाव आता है उसके बारे में भविष्यवाणी करने का काम करता है। अल्फा जीनोम प्रोजेक्ट को याद रखना, इतनी बात।
बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल में बातें की गई है, ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बट अल्फा जीनोम के बारे में इतनी चीज बस याद रख लेना कि ये डीएनए पे काम करने वाला गूगल का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इतनी चीज याद रख लेना। बाकी इसमें बहुत डीप डीप चीजें दे रखी है, इतनी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। इस ऑपरेशन में एक ही लाइन याद रखना, पहले जोर से 10 बार बोलो, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, 10 बार बोल दिया। क्या काम करेगा? ये जो हमारी खुफिया इंटेलिजेंस होती है ना, राजस्व खुफिया निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय होता है ना, ठीक है, रेवेन्यू जो सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत ये एक कार्रवाई है। ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया जा रहा है। 10 बार बोलो इसको, जोर से 10 बार बोल लो, भूल जाओगे आप, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी भूल जाओगे आप, भूलना नहीं है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया जा रहा है, राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया जा रहा है। लाइन याद रहेगी, काम क्या करना है इसका? काम एक लाइन में याद कर लो, एक लाइन में जो भी अवैध तस्करी होती है उसको पकड़ना। पाकिस्तान से जो भी अवैध सामान आ रहा है, अब पाकिस्तान डायरेक्ट तो भेज नहीं पाएगा, तो वो दुबई के रास्ते से भेजेगा, नेपाल के रास्ते से भेजेगा, बांग्लादेश के रास्ते से भेजेगा। तो पाकिस्तान से जो भी अवैध चीजें आ रही है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया जा रहा है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या है? ये राजस्व खुफिया निदेशालय का, राजस्व खुफिया निदेशालय का एक प्रोजेक्ट है, एक मिशन है, एक ऑपरेशन है जो कि अवैध तस्करी को रोकता है। बस इतनी सी लाइन याद रख लेना। टू इनक्रिप्ट इलीगल इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन गुड रूट विया द अदर कंट्री लाइक यूएई। अन्य कंट्री से जो रूट्स के भारत में चीजें आती है उनको रोकने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया जा रहा है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, एटलीस्ट याद रखने की कोशिश करना। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या होता है? यह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है जो कि किसको रोकता है? अवैध तस्करी को रोकता है, अवैध तस्करी को रोकता है। गावी याद है, एसईओ याद है, अमृत मिशन याद है, भूले थोड़ी ना हो इसको, अल्फा जीनोम को थोड़ी भूले हो, किसका है? गूगल का है, भूलना मत इसको भी। और ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को भी मत भूलना। नहीं बोलोगे ना? नहीं भूलोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प मेमोरी आपकी, भूलने करने का काम आपका नहीं है, इतना याद रखना। बाकी ये चीज़ याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या है? एक ऑपरेशन है, राजस्व खुफिया निदेशालय का है, काम क्या करता है? अवैध तस्करी को रोकना। ओके, नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल के बारे में इस आर्टिकल में 1-2 लाइनें याद रखनी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर इनिशिएटिव। क्या इनिशिएटिव है? इसे 2020 में शुरू किया गया था। इसे 2020 में शुरू किया गया था। एक बार रुकना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल, साइंस टेक्नोलॉजी क्लस्टर इनिशिएटिव 2020 में शुरू किया गया था, 2020 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की सिफारिश पर। ये लाइन याद नहीं रहेगी आपसे, मैं शर्त लगा सकता हूँ ये लाइन आपसे याद नहीं रहने वाली, क्योंकि इसने सिफारिश की थी। सिफारिश वाली लाइन याद नहीं रखो तो भी चलेगा। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल 2020 में शुरू की गई थी। क्या काम करती है? रिसर्च को बढ़ावा देती है। जो भी रिसर्च वगैरह होती है, जो स्थानीय प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बात करती है, रिसर्च को बढ़ावा देने की बात करती है। उद्योगों वगैरह जो भी रिसर्च होती है उसको बढ़ावा देने का काम करती है। बस इतनी लाइन याद रखो, सिंपल सी लाइन याद रखो कि ये रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करती है। बस इतनी लाइन याद रख लो। जो भी क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के ये दे देना। वैसे इस पे क्वेश्चन तो ऐसे क्या ही आ जाएगा, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी? बस इस लाइन को फिर से याद रख लेना। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, वो इसके लिए नोडल जो है एजेंसी, नोडल एजेंसी कौन सी है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इसके लिए नोडल एजेंसी है। बस इतनी याद रखना, फालतू चीज़ें मत देखो, ये फालतू चीज़ें मत देखो, ओके। इतनी चीज़ याद रखना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल के बारे में। 2020 में ये शुरू हुआ था। ये रिसर्च और किसके बारे में बात करता है? रिसर्च प्रमोट करने के बारे में बात करता है, रिसर्च को बढ़ावा देने के बारे में बात करता है। नोडल एजेंसी कौन सी है? विज्ञान प्रधान विज्ञान सलाहकार इसके लिए नोडल एजेंसी है।
ओके, यहाँ तक याद है। मानसरोवर लेक के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है, मानसरोवर झील के लिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। क्या है ये, अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि कैलाश जो मानसरोवर है वहाँ पर जो यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है, इस वजह से न्यूज़ हमारी काम की चीज़ है नहीं। हम बात कर लेते हैं मानसरोवर के बारे में। मानसरोवर कैसे जा सकते हैं, मानसरोवर कहाँ पर है, मानसरोवर तिब्बत में है। ये हमारा कैलाश पर्वत है, यहाँ पे एक झील है मानसरोवर झील, ठीक है। ये कहाँ पर, ये तिब्बत में है, और तिब्बत कहाँ, चाइना में है। अब यहाँ पे अगर जाना, ये भगवान जो शिव है ना, उनके लिए एक प्रसिद्ध जगह है, एक उनका आप कहा जा सकता है ये भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत है वो भगवान शिव का निवास स्थान है, ठीक है। यहाँ पर यात्रा करने के लिए भारत के कुछ यात्री होते हो जाते हैं। यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है लिपू लेख दर्रा जो कि उत्तराखंड से है, दर्रे को याद रखना, लिपू लेख दर्रा। दूसरा है नाथुला दर्रा जो कि कहाँ से है, सिक्किम से है, सिक्किम से है नाथुला दर्रा, और ये है लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। लिपू लेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो लिपू लेख दर्रे की सहायता से भी मानसरोवर आप जा सकते हो, और ये जो नाथुला दर्रा है इसकी हेल्प से भी आप कहाँ जा सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो। कौन सा, लिपू लेख नाथुला, लिपू लेख नाथुला, दो दर्रे, एक है लिपू लेख है, एक है नाथुला, एक है लिपू लेख, एक है नाथुला। लिपू लेख कहाँ है, उत्तराखंड में, नाथुला कहाँ पर, सिक्किम में। रटने की कोशिश करो, ये सारी रटने वाली बात है। लिपू लेख है, नाथुला है, लिपू लेख कहाँ पर, उत्तराखंड में, नाथुला कहाँ पर, सिक्किम में। इन दोनों की सहायता से आप मानसरोवर जा सकते हो, ठीक है। मानसरोवर कहाँ पर है, ये कैलाश पर्वत के दक्षिण में है। इसे मानसरोवर या मानस सरोवर भी कहा जाता है, इसे मानस सरोवर भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, सबसे ऊंचाई पर जो मीठे पानी की लेक है वो यही है, सबसे ऊंचाई पर मीठे पानी की झील है। याद रहेगी लाइन। महत्व क्या है, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव का जो निवास स्थल है वो कैलाश है, उसके समीप है, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित की गई है। बौद्ध धर्म में भी इनका महत्व माना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, बौद्ध और हिंदू दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है राजभाषा से रिलेटेड। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो राजभाषा से रिलेटेड है। राजभाषा मतलब जो राज्य की भाषा होती है, राज्य की जो ऑफिशियल भाषा होती है, इसके बारे में है। चर्चा में क्यों है, ये जो राजभाषा है ना, इसके लिए एक विभाग बनाया गया था, राजभाषा विभाग, ठीक है। ऑफिशियल राजभाषा डिपार्टमेंट बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राजभाषा के लिए एक विभाग बनाया गया था, इस विभाग ने अपने 50 वर्ष पूरे कर ली है, 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, इस वजह से ये चर्चा में है। बात करें राजभाषा का प्रावधानों की, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको याद रखने की कोशिश करना कि हमारे संविधान में राजभाषा के बारे में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान देखने को मिलता है हमें आर्टिकल 343 में, आर्टिकल 343 में पहला प्रावधान देखने को मिलता है। इसमें बात की गई है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा के बारे में प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 343 में देखने को मिलता है। राजभाषा के बारे में हमें जो प्रावधान है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 343 में देखने को मिलता है। राजभाषा के बारे में प्रावधान आर्टिकल 343 में देखने को मिलता है, 343 में देखने को मिलता है। इसमें बात की गई है कि संघ की जो राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। संघ की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी, और देवनागरी लिपि में लिखी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि में लिखी होगी। संघ की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी, लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। इस लाइन को याद रखना। आर्टिकल 343 में बात की गई है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, आर्टिकल 343 में बात की गई है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि में लिखी होगी। याद रख लेना, भूलना मत। और क्या क्या बातें की गई है, और यही बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी। शैल बी हिंदी, शैल बी हिंदी मतलब होता है होना जरूरी है। शैल बी हिंदी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। शैल बी हिंदी का मतलब है कि हिंदी में होना जरूरी है, और स्क्रिप्ट कौन सी होगी, देवनागरी होगी, ठीक है। फिर इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया था। अधिनियम कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1963 का। इस अधिनियम में बात की गई है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग है वो केंद्र सरकार कर सकती है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग है वो केंद्र सरकार और साथ ही साथ में संसद के कार्य में की जा सकती है। संसद में जो भी कार्य होते हैं, केंद्र सरकार जो भी कार्य करती है, उसके लिए आप कैसे प्रयोग कर सकते हो, उसके लिए आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग है वो कर सकते हो। याद रहेगा। इसके लिए अधिनियम कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है।
याद रहेगा। उसके बाद में आर्टिकल 344 आर्टिकल 343 को देख लिया, जहां पर हिंदी लैंग्वेज होगी, देवनागरी भाषा होगी। ठीक है, आर्टिकल 344 क्या कहता है? 344 कहता है कि राजभाषा पर आयोग और समिति बनाई जाएगी। राजभाषा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, एक समिति बनाई जाएगी। आर्टिकल 344 है वो आयोग की बात करता है कि राजभाषा के लिए एक आयोग होना चाहिए, एक समिति होनी चाहिए जो इसकी समीक्षा करेगा। इसके बारे में बात आर्टिकल 344 में की गई है। आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 कहता है कि राज्य को अधिकार है, केंद्र सरकार नहीं, राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वो राज्य के भीतर किसी भी भाषा को राजभाषा बना सकता है। 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 कहता है कि राज्य जो होते हैं ना, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये राज्य चाहे तो किसी भी राज्य किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकते हैं। राज्य चाहे तो किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है, चाहे तो वो हिंदी को, चाहे तो किसी भी भाषा को घोषित कर सकता है। अगर राज्य चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को भी राजभाषा घोषित कर सकता है, एक से अधिक भाषाओं को भी राजभाषा घोषित कर सकता है। आर्टिकल 345 यही बात करता है। स्टेट कैन अडॉप्ट एनी वन ऑफ मोर लैंग्वेज यूज इन द स्टेट और हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट में मोर लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में है आर्टिकल। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर किसे कहते हैं, क्या होता है ये? आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सुना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया होता है, देश का कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर साधारणतः जो कानून होते हैं वो बाकी देश से अलग होते हैं। मान लीजिए गुजरात में जो अहमदाबाद या गांधीनगर है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ पर अलग चीज़ें क्या होगी? वहाँ पर कानून अलग होंगे, वहाँ पर जो टैक्स लगता है ना, टैक्स वो कम लगेगा। साथ ही साथ में क्या होगा कि वहाँ पर कोई भी आपको कंपनी वगैरह खोलनी है तो उसके लिए जो नियम होते हैं वो आसान होते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ के नियम होते हैं, जहाँ पर जो टैक्स होता है वो बाकी देश के हिस्से से कम होता है। बाकी देश के हिस्से में अगर 30% टैक्स है तो यहाँ पर टैक्स कम होगा। यहाँ पर जो भी कंपनी वगैरह खोलनी है तो उसके लिए जो नियम होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल यहाँ पर नहीं होता, बहुत आसान रूल यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अब ये हम बात करेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए क्यों जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो जो क्षेत्र होता है वहाँ पर विकास किया जाए, रोजगार जनरेट किया जाए और बाहर से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, एफडीआई को बढ़ावा दिया जाए। इसकी वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्थापित किए जाते हैं। बात गुजरात में है ना, गुजरात के गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी बनाई गई थी। गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई गई थी, गांधीनगर में 2015 में गिफ्ट सिटी बनाई गई थी। अब ये गिफ्ट सिटी क्या होती है? गिफ्ट सिटी एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही है। ये जो गिफ्ट सिटी बनाई गई थी गुजरात में, ये एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी, ये बिना कम टैक्स पे काम करेगी, इन पे जो भी अपने स्थापित करना होगा तो इसके लिए नियम बहुत आसान है, तो ये इसके लिए बनाई गई थी। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये भी इसी प्रकार का काम करता है। ये भारत में मतलब भारत में बहुत ईजी रूल रखता है, आसानी से काम किए जा सकते हैं, इसके लिए काम कर सकता है। तो गिफ्ट सिटी है वो IFSC भारत और विश्व के बाजार को जोड़ने वाला है। जो गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी क्या करती है, वहाँ पे भी एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही है। तो ये जो IFSC है ये भी इसी प्रकार का एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही है जो यही काम करता है। बाहर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, रूल को ईजी करना, यही सारे काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। IFS अथॉरिटी है, इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया था। IFS अथॉरिटी अधिनियम 2019 बनाया गया था। यह एक स्टेचुटरी बॉडी है जो गिफ्ट सिटी है, ऐसी जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसको मैनेज करने के लिए IFSC अथॉरिटी बनाई थी। इसके लिए एक अधिनियम भी लेके आए थे, IFSC अधिनियम 2019। इसके तहत IFSC अथॉरिटी बनाई गई थी। और ये जो IFSC अथॉरिटी है, ये जो IFSC अथॉरिटी है ये एक अधिनियम के माध्यम से बनाई गई थी। और ये जो अधिनियम है इसके माध्यम से बनाई थी, तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी होती है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब होता है वैधानिक निकाय, ऐसी बॉडी जिसका निर्माण है वो किसी अधिनियम के तहत किया गया है। एक होती है संवैधानिक बॉडी, जिसका वर्णन है वो संविधान में हो तो वो संवैधानिक बॉडी होगी। और जो किसी वैधानिक मतलब किसी एक्ट के माध्यम से बनाई जाएगी तो वो एक स्टेचुटरी बॉडी होगी।
तो ये जो IFSC अथॉरिटी है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मैनेज करती है, इसके लिए काम करती है, यह एक वैधानिक निकाय है। कार्य क्या है? कार्य है कि फाइनेंशियल सेवाओं को आसान बनाना, नियमों को आसान करना, ये सारे इसके कार्य है। ठीक है, तो बस इतनी लाइन इसके बारे में याद रखना, बाकी ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ये याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा UN के बारे में है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में है। स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। पहला विश्व युद्ध है वो समाप्त होता है 1945 में, उसके बाद में इसकी स्थापना होती है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कितने देश इसके मेंबर है? 195 देश इसके मेंबर है। और ये विश्व शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें उससे पहले क्या था? यूनाइटेड नेशन से पहले था लीग ऑफ नेशन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था, परंतु ये जो लीग ऑफ नेशन था ये रोक नहीं पाया था, युद्ध होने से रोक नहीं पाया था, फेल हो गया था। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन बनाया था 1945 में। क्यों बनाया था? ताकि अलग अलग देशों में जो युद्ध होते हैं उसमें शांति स्थापित करने के लिए ये UN बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसे बनाया गया था। 195 देश इसके मेंबर हैं, सॉरी 193 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, इसके 6 ऑर्गन है, इसके 6 अंग है। 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं? इन 6 के नाम याद रखना। UN के 6 ऑर्गन है। UN के कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है। कौन कौन से हैं? पहला है जनरल असेंबली, यानी कि सामान्य सभा। इसमें सारे देश बैठते हैं, बातें करते हैं, एक वोट का मूल्य 1 होता है। उसके बाद में होता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर है, US है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये 5 देश है वो सिक्योरिटी काउंसिल में है। ये 5 देश है, इनके पास में वीटो पावर है। तो UN के 6 ऑर्गन है। पहला है जनरल असेंबली, उसके बाद में है सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इनके पास में वीटो पावर होता है। कहीं पे भी शांति स्थापित वगैरह करनी होती तो वो काम सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में दूसरा है, तीसरा है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोस है। तीसरा ऑर्गन कौन सा है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इन 6 के नाम याद रखना, रट लेना। UN के 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। चौथा कौन सा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा कौन सा है? UN सेक्रेटरिएट, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। ये 6 ऑर्गन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और UN सेक्रेटरिएट। इन 6 के बारे में याद रखना, इन 6 को रट लेना। UN के 6 प्रमुख ऑर्गन है, 6 प्रमुख ऑर्गन है, असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसोस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सेक्रेटरिएट। इन 6 के बारे में रट लेना, याद कर लेना, भूलना मत। ये 6 के 6 आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, 6 के 6 रटे हुए होने चाहिए, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है जापान के बारे में। बाकी कुछ नहीं, इसका मैप देख लो। ये रहा जापान, इसकी ये आइलैंड, 4 आइलैंड है। कौन कौन से? सबसे पहला है ये है होकाइडो। जापान के 4 आइलैंड है। यहाँ पे देखो, ये होकाइडो है, ये होन्शु है। ये जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शु है। फिर है यहाँ पे शिकोकू और फिर है क्यूशु। ये चारों मिलके जापान बनता है। जापान कितने आइलैंड से मिलके बनता है? सबसे ऊपर होकाइडो, होकाइडो यहाँ पर है, होन्शु यहाँ पर है, शिकोकू यहाँ पे है, क्यूशु यहाँ पे है। इसको नॉर्थ से साउथ की ओर से याद रखना। नॉर्थ में कौन सा है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। नॉर्थ से साउथ की ओर भी याद रखना, साउथ से नॉर्थ की ओर भी याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा होन्शु है, फिर होकाइडो है, फिर क्यूशु है, फिर शिकोकू है। देखो, जापान के बारे में बात कर रहे हैं। जापान के जो चारों आइलैंड है उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। सबसे नॉर्थ में कौन सा है? होकाइडो है। उसके बाद में कौन सा है? होन्शु है। उसके बाद में कौन सा है? शिकोकू है। उसके बाद में कौन सा है? क्यूशु है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, इन 4 आइलैंड के बारे में याद रखना, भूलना मत इन चारों को। ये रहा जापान। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है? होकाइडो। ये कौन सा? होन्शु। ये शिकोकू, ये क्यूशु। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो होन्शु पे है। जापान की जो महत्वपूर्ण सिटीज है वो कहाँ पर है? वो होन्शु पर है। होन्शु सबसे बड़ा है। जो सारा जापान है वो यहाँ पर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो जापान का है वो यहीं पर है। हिरोशिमा, नागासाकी कहाँ पर है? ये रहा नागासाकी, ये रहा नागासाकी, ये रहा हिरोशिमा। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे।
होन्शु कहाँ है, होकाइडो कहाँ है, क्यूशु कहाँ है, शिकोकू कहाँ है, टोक्यो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी कौन से आइलैंड पे है, तो नागासाकी है वो कहाँ पर है, वो आपको देखने को मिलेगा लास्ट आइलैंड पे, कौन से, शिकोकू पर। ये इस पे सॉरी शिकोकू छोड़ा, ये जो है ना क्यूशु, क्यूशु पे आपको देखने को मिल जाएगा नागासाकी। और हिरोशिमा कहाँ पर देखने को मिलेगा, होन्शु पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो ये जापान के बारे में आर्टिकल है, वो आप याद रखना। ये देखो यहाँ पे होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये जापान की सिटी है, ये कैपिटल है टोक्यो, ये आपको याद रखना है। ये योकोहामा है, ये भी जापान की महत्वपूर्ण सिटी है। ये सी ऑफ जापान है, ठीक है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ये साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये रसिया आ जाता है ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको जापान के बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है। याद रहेगी, भूलोगे नहीं। जापान कितने आइलैंड से मिलकर बना है, 4 आइलैंड से मिलकर बना है। चारों के नाम याद होने चाहिए आपको, उत्तर से दक्षिण की ओर याद होनी चाहिए, दक्षिण से उत्तर की ओर याद होनी चाहिए। बड़ा आइलैंड कौन सा है, टोक्यो कहाँ पर है, हिरोशिमा नागासाकी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको जापान के बारे में याद होनी चाहिए। इन चारों को भूलना मत, सबको याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। यूएन के बारे में याद रहेगा, यूएन 193 मेंबर है, 6 इसके ऑर्गन है, इसको मत भूलना, याद रखने की कोशिश करना, भूलना मत इसको, यूएन के बारे में, ठीक है। आईएफएससी के बारे में याद होगा। आईएफएससी क्या है, आईएफएससी की बॉडी है जो कि बात करता है कि जो हमारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसे मैनेज करने का काम करती है, ताकि क्या हो, टैक्स वगैरह कम लगे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर के डिस्कशन थे, ये हमारे आर्टिकल थे। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।